कर सकते हैं, चाहे वो हमारे खाने से जुड़ी हुई हों या फिर हमारी औषधि के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता हो। इन्हीं सब पेड़ पौधों के बारे में आज हमें और जानकारी देंगे हमारी आज की विशेष मेहमान, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर तारा देवी सिंह जी। और साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सिंह को इस विषय पे लगभग 15 साल से अधिक का समय हो गया है रिसर्च करते हुए। उन्होंने बहुत सी किताबें पब्लिश की हैं और इन्हीं से हम आज ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की बहुत से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं या वनस्पतियाँ अलग अलग तरह की यहाँ मिलती हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि क्यों ना जंगली पौधों को डॉक्यूमेंट किया जाए और ये देखा जाए कि कौन से इसमें खाद्य हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? तो सर 2007-8 की बात है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस टाइम मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक ट्रिब्यून में पढ़ा था कि इंडिया में 90% जो फूड है दैट गेट वेस्टेड एट इट्स सोर्स लेवल एंड इफ इट इज़ प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड देन इट कैन ओवरकम द वर्ल्ड हंगर क्राइसिस। तो मुझे ये पढ़ के, और मैं उस टाइम एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी और मैंने ये सिचुएशन लाइवली देखा। गाँव में मैं जाती थी प्रोजेक्ट में, जब लोगों से मिलना होता था तो वहाँ पे मैं देखती थी कि पेड़ के नीचे बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल फ्रूट्स गिरे हैं, जैसे जामुन गिरा है या फाइकस स्पीशीज़ हमारे इतनी सारी हैं, फेवरे फ्यूरी, तो वो सब देख के वेस्ट हो रहे थे। इवन जो इतना वैल्यूबल है हमारा अनार दाना, वो भी मैंने देखा कि पेड़ों के नीचे वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये सच में एक जेन्युइन इशू है जिस पे काम किया जाना चाहिए। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माई पीएचडी, तो मैं जब किरण सर से मिली तो उनके साथ मुझे एक इंसाइट मिली, बिकॉज ही इज़ वर्किंग ऑन द बायोफ्रूट प्लांट ऑफ दिस रीज़न। तो उनके साथ मिलकर मुझे और मोटिवेशन मिली कि मैं इस पर काम करूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी तक अपने 15-16 साल की आपकी जो रिसर्च करियर रहा है आपका, इसमें आपने किस किस तरह के प्लांट्स को डॉक्यूमेंट किया है, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, तो किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपने इन प्लांट्स की हुई है? सर जैसे मेरी जो पीएचडी थी वो तो थी डाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसमें तो हर तरह के प्लांट्स थे। फिर मेरा एक एरिया फोकस्ड हो गया जब मैंने बायोफ्रूट प्लांट्स पे काम किया। तो मैं और चिरंजीव सर मिलकर एक बुक लिखते थे आईआईटी मंडी के लिए, दैट इज स्पेशली फोकस्ड ऑन द बायो वेजिटेबल। तो वो सर का काम फ्रूट्स पे था, तो फिर मैंने अपना एरिया बायो वेजिटेबल पे कर दिया। बट विद पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं ड्यू टू देयर मेडिसिनल वैल्यू दे कैन बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट। तो फिर मैंने अपना फोकस एरिया किया वाइल्ड फ्रूट प्लांट्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो सर, जैसे आपने बात की कि सप्लीमेंट्स की तरह हम यूज़ करते हैं, तो हिमालयन रीजन में से कौन कौन से फ्रूट्स हैं स्पेसिफिकली जिनको हम एज ए सप्लीमेंट बोल लीजिए या अपने मतलब डेली के आहार में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बहुत सारे, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट है वेस्टर्न हिमालय का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो यूनिक टू दिस रीजन होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट हम किसको बोलेंगे। तो एक तो सप्लीमेंट ये होता है कि दैट ऐड फूड वैल्यू ऐड करेगा, दूसरा वो टेस्ट ऐड करेगा, तीसरा दैट विल ऐड द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और मैक्सिमम हम जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं दे शुड बी इंक्लूडेड इन स्मॉल अमाउंट। तो इट मीन्स कि दे हैव वेरी रिच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं इफ वी टेक देम इन एक्सेस अमाउंट दे मे बी हार्मफुल टू अस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्मॉल क्वान्टिटी में लें, सो देन दे एक्ट एज ए सप्लीमेंट। तो आई जस्ट टेल यू, ये प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पत्थरचट लोकल लैंग्वेज में, और बॉटनिकल इसका नाम है एलेंचो पिनीता। तो अलग अलग जगह पर पत्थर खार ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लांट, एंड इसके अगर हम नाम देखें तो इसके नाम है मदर ऑफ मिलियंस, एयर प्लांट, लाइफ प्लांट, इतने सारे इसके कॉमन नेम्स हैं। और इसको ये नाम इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि इसमें लीफ प्रोपोगेशन होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि बीज से हम नया प्लांट तैयार करते हैं या स्टेम कटिंग से, पर यहाँ पे क्या होता है, इस लीफ के मार्जिन पे छोटे छोटे बर्ड्स अपने रहते हैं, और वो जब बर्ड्स नीचे गिरते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं मदर ऑफ मिलियंस, एक पत्ती भी आपकी मदर ऑफ मिलियंस।
पर अगर हम इसको देखें कि इसका जो इट कैन क्योर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, इसलिए भी हम इसको मदर ऑफ मिलियंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल हर तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, वैसे कि आप इसको एज अ रॉ भी आप ले सकते हो, तो इसका टेस्ट खट्टा होता है। तो हमने देखा है ड्यूरिंग कोविड पे, हमने देखा कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमने देखा हमें सिट्रस नींबू लिए हैं, जिसमें क्या होता था, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते थे, वो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करते थे और आप मतलब आपको बचाते थे कई डिजीज़ से। तो इस तरीके का ये प्लांट है। तो वी शुड टेक इट एज ए सप्लीमेंट। तब हम इसको ये नहीं कर सकते कि हम इसको वेजिटेबल लेंगे, वी नीड टू टेक इट एज ए सप्लीमेंट। थोड़ी सी कम मात्रा में ही लिया जा सकता है। मतलब एक पर पर्सन आप इसकी 5 से 10 पत्तियाँ ले सकते हैं। और जैसे आप सप्लीमेंट हम चटनी में ले सकते हैं, या फिर हम चिल्ला टाइप कुछ बनाएं, या फिर और भी सो मेनी रेसिपीज, तो कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने बात की इस एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में, ऐसे और भी बहुत से प्लांट हमारे आसपास रहते होंगे। मैं जरूर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएं जो शायद आजकल के समय में या हम कहीं बरसातों के सीज़न में हमारे आसपास में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और मुझे निश्चित तौर पे मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से प्लांट ऐसे होंगे जो दर्शकों ने देखे होंगे मगर उनका इस्तेमाल नहीं आता होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएं। यस, ये एक सेकंड प्लांट है जो मैं लेके आई हूँ। इसको हम बोलते हैं संसरपाली लोकल लैंग्वेज में, और इसका बोटेनिकल नाम है एस्पेरेगस। तो 3 स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं हिमालय रीजन में, जिनको हम ले सकते हैं एज ए सप्लीमेंट। तो इसका रूट पाउडर होता है, दैट इज़ वेरी इम्यूनिटी बूस्टर, और वो हमें यंग रखने में भी बहुत रोल प्ले करता है। इट्स द रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का ये रिच कॉम्बिनेशन है। और हिंदी में इसका नाम है शतावरी। तो शतावरी एक वर्ड हिंदी का है, और इसका लिटरली मीनिंग है ऐसी स्त्री जिसके 100% हो। तो इट्स सम हाउ रिलेटेड टू फर्टिलिटी। तो ये लड़कियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम देखते हैं आजकल की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज में, बच्चे नहीं हो रहे हैं आजकल। तो तो ये शतावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रूट पाउडर होता है दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज अ सप्लीमेंट। यूजली इसको सूप को थिक करने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग मेथड। पर आप यस, पर मैंने इसमें ये किया कि यू कैन टेक इट्स, इनको हम बोटेनिकली क्लैडोन बोलते हैं, ये पत्तियाँ नहीं हैं, ये मॉडिफिकेशन है ब्रांचेस की। तो हम इनको भी जैसे निकाल के इनको मिक्सी में ग्राइंड करें, तो इसको किसी भी वेजिटेबल में, जैसे हम सिंपल अगर हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी एज अ ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। तो और कौन से प्लांट्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यस, ये एक और प्लांट लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वैसे लोकल लैंग्वेज में पुटकंडा बोलते हैं, हिंदी में इसको अपामाल बोलते हैं, और इसका बोटेनिकल नाम है एपिरेंथस एस्पर। तो वैसे इसकी पहचान होती है, इसकी जो स्पाइक आती है उससे इसकी पहचान होती है। पर सीजन में अभी वो डेवलप नहीं हुई है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑटम सीजन में फिर मैच्योर रहती है। तो इस प्लांट को अगर हम लिटरेचर हम रिव्यू को देखें तो इसमें लिखा जाता है, जब मैंने इसको स्टडी किया था इस प्लांट पे जब मैं काम कर रही थी, तो इसके जो बीज होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस बीज की खीर खा लें तो आपको 5 दिन तक भूख नहीं लगेगी। और ये माना जाता है कि ऋषि मुनि इसकी खीर खाते थे, और इवन जब कभी कई बार वॉर होते थे तो हमारे सैनिक जब जाते थे तो वो उनको इस चीज़ की खीर खिलाई जाती थी। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि 4 या 5 दिन के लिए न्यूट्रिशन आपको ये एक ही खुराक इसकी दे रही है। इसमें सारे विटामिन मिलेंगे आपको, B1, B2, B12 तक सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच है ये। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कुछ टाइम पहले 2019-20 की बात है, ये PBR बनाने का काम हमने किया था, पीपल बायोडिवर्सिटी, जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं रिहैबिलिटेशन को। तो मैंने काम किया था, मैंने देखी लोअर एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड तक। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स की कुछ टीम भी थी, तो हम सब ने जितने उसमें था कि हम नॉलेजेबल लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है। तो हमने जितने भी वैद्यों से बात की, मैंने स्टूडेंट्स को स्पेशली वो कह रखा था कि वेन एवर दे टॉक सम ओल्ड पर्सन और द नॉलेजेबल पर्सन दे हैव टू डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो टिप्स। तो उन्होंने जितना भी डॉक्यूमेंट किया, ऐसा कोई बात नहीं था जिसने इस प्लांट को मेंशन नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। पर ये है कि अगर आप इसको बहुत एक्सेस में लेते हो, इट हैज़ अ गवर्नमेंट का कम वर्क। तो और मैंने जब इसकी खीर मैंने खुद बनाई थी तो वो थोड़ी कड़वी भी होती है, बट जो हमारे पुराने लोग थे वो तो टेस्ट नहीं, वो तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाते थे।
बट स्टिल हम इसको आज के दौर में अगर खाना चाहें तो हम इसके सीड का पाउडर बना के वी कैन मिक्स विद अदर रेसिपीज, दूसरी खीर में डाल दें या फिर अगर आपको लॉस में डिश बना रहे तो उसमें भी डाल सकते हो। और इसकी पत्तियों से भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसका आप चिल्ला टाइप कुछ बना सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट आई मस्ट से। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इस प्लांट के बारे में आपने बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्लांट क्या हमारे आसपास ही मिलता है या किसी स्पेसिफिक एरिया में ये पाया जाता है? वेरी कॉमन, आई मस्ट से इट एक्ट एज अ वीड और ये मिलेगा आपको 2000 मीटर तक की हाइट में, इवन मोर देन दैट भी आपको मिल सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रेंज प्लांट्स की बढ़ रही है, हाइट में जा रही है। तो डॉक्टर साहब, इसे एक प्रश्न आता है कि हम बात करें कि इतने औषधीय पौधे हमारे आसपास हैं, तो क्या कारण है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या ये कहें कि अब अगर लोग इनके बारे में पढ़ना चाहें तो कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं अवेलेबल हैं जहाँ लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं? सर अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी भी लगती है कि जो गांव के लोग स्पेशली हैं उनके आसपास ये प्लांट्स लगे होते हैं, पर ड्यू टू इग्नोरेंस उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ भी करते हैं और इस चक्कर में वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो मतलब बीमार हो रहे हैं आजकल के दौर में, और आने वाली जनरेशन वो ये हेल्दी फूड खा रही है। हम लोगों ने तो फिर भी कुछ बेटर खाया है, मतलब प्योर खाया है, पर जो न्यू जनरेशन है उनके आप इतने सारे चैलेंजेस हैं। अब आप देखिए कोविड-19 अभी हुआ, उससे इम्यूनिटी वैसे ओवरऑल लोगों की कम हो गई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। और जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि क्यों ये चीज़ें नॉलेज कम हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, और ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल दैट हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हम हैं। वेस्टर्न फूड ज़्यादा पसंद करते हैं जो जल्दी से अवेलेबल हो, Yes. तो जैसे कि जंक फूड भी कहा जाए तो हमें इसकी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो मैडम, मेरा अगला प्रश्न आपका इसी से ही रहेगा कि हमने बहुत घरों में शायद हर घर में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं साग सब्जियाँ वैसे ही नहीं खाते हैं, तो ये जो मतलब वाइल्ड स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये जैसा आपने बताया कि बहुत सी ऐसी हैं जो टेस्ट में भी कुछ खास अच्छी नहीं होती हैं, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं इनसे हम अपना के खुद भी इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और घर में बच्चों को भी खिला सकते हैं? या ये बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि बच्चे तो वो तो बोलेंगे कि हमें घिया पसंद नहीं है, हमें आलू पसंद नहीं है, दे हैव देयर ओन टेस्ट। और इस चीज़ का ड्रॉबैक है कि वो एक ही तरह का खाना खाते हैं, या तो वो फास्ट फूड खाएंगे, या फिर मैं कहीं अपने स्टूडेंट से कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो ये लड़की मुझे तो शिमला मिर्च ही पसंद है, तो मैं तो मम्मा को बोलती हूँ शिमला मिर्च। फिर मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप एक ही तरीके का खाना खाओगे तो आपको एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो है चैलेंज, पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खाना या बच्चों का खाना इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। लाइक जैसे मैं इस बता रही थी आपको, आप चिल्ला बना सकते हो इसकी पत्तियों का, नो डाउट इनका टेस्ट इतना बेटर नहीं होता, पर जब आप बेसन प्याज और स्पाइसेस डाल के बनाते हो बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने खुद खिलाया छोटे बच्चों को, तो वो ऐसे फैसिनेटेड होते हैं, तो उनको सॉस के साथ दे दो तो उनको वैसे ही फीलिंग आएगी कि दे आर ईटिंग फास्ट फूड और ये सब चीज़ें उनको तब लगेगा। अदरवाइज़ ये भी नहीं है, तो जो चीज़ें उनको पसंद है इन प्लांट्स को आप ड्राई कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए और उनके खाने में स्मॉल क्वान्टिटी में ऐड कर दीजिए, उनको पता नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहे हैं। जैसे मैंने गिलोय का मैं बहुत कहती हूँ क्योंकि गिलोय एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूज़फुल है, हर बीमारी के लिए, जो भी बीमारी है सबके लिए गिलोय। अमृता यानी उसको उसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया जा सकता हर तरीके से, और गिलोय को हम अगर देखें लिटरेचर में तो उसको अमृता कहा जाता है। तो वो जितनी भी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, सब बीमारियों के लिए वो। और ड्यूरिंग कोविड भी आपने रामदेव जी को भी बोलते हुए सुना होगा कि गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। तो मैंने उसके सबसे सिंपल तरीका ढूंढा है कि आप जैसे उसके स्टेम उसको छोटा छोटा काट के उसके टुकड़े कर लें और उसका पाउडर बनाएं, और वो पाउडर आपको डेली जो बच्चों का खाना बनता है, चपाती बनती है, उनका परांठा बनता है, तो जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें ही आप पर पर्सन 1/4 चम्मच अगर आप डाल दें तो पूरी फैमिली मतलब हेल्दी रहेगी। और डेली अगर आप ले सकते हो तो टेस्टी। इसके अलावा गिलोय का जो पाउडर आप सीधे में यूज़ कर सकते हो, आप हल्दी में यूज़ कर सकते हो, तो यू कैन मेक योर डिशेज अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ योर फूड्स। जी। और मैडम, जैसे आपने बात की प्लांट्स के बारे में, मैं जानना चाहूँगा ऐसे और कौन से प्लांट्स हैं, या ये कहें कि जैसे अगर हम शिमला शहर की बात करें, इस एल्टीट्यूड रेंज की बात करें, तो यहाँ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास मिल सकते हैं, आपको लगता है कि लोगों ने देखे होंगे पर इस्तेमाल नहीं किए होंगे?
एक प्लांट जो है आप बिच्छू गुट्टी जिसका भी सुना होगा, लोकल हम मंडी में तो उसको फूगस बोलते हैं। तो ये प्लांट मैंने ये देखा जो हाइट के लोग हैं, जैसे ओवर की हो गया या फिर मंडी के बाहर वैली हो गया, तो वहाँ के लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं मेटल को। आपने खाई कभी? इससे वो मतलब अगर आपने छू जाए तो जलन सी महसूस होती है। हाँ खाई कभी? जी, जी। खाई है ना। तो वो उसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स हैं। मैंने देखा लोग उसको कभी नहीं खाएंगे, वो उसको एक हार्मफुल प्लांट कंसिडर करते हैं। तो वो इतना अच्छा प्लांट है, मेटल आप बोलो मार्केट में मेटल की, और इसको बस जब फ्रेश होती है तभी वो अच्छी नहीं लगती है। अगर वो ड्राई हो जाए तो वो कम लगती है, या फिर अगर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करते हो तो आप उसकी चटनी बना सकते हो, उसका फिर पनीर बना सकते हो, आप उसके पराठे बना सकते हो। यू कैन मेक एनी डिश। डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की कि मंडी के लोग किसी तरह का स्पेसिफिक चीज नहीं खा रहे हैं, किसी रीजन विशेष या कोई कम्युनिटी के लोग किसी वनस्पति को नहीं खा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, या ये कहीं कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन से प्लांट को हम खा सकते हैं? कहीं तो उसका वर्णन होगा, या आपका कौन सा रेफरेंस रहता है जिससे आपको ये पता चलता है कि इस प्लांट को खाया जा सकता है उसको नहीं? नाइस क्वेश्चन। कई लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली सर जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, तो आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो वैसे भी पता है कि कैसे चीज़ें खाते हैं, कौन से नहीं खाते हैं। और आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज कि पहले लोग खाते थे और धीरे-धीरे कितना कम हो गया है। तो जो मेरी पीएचडी इसमें हुई है बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में, और क्योंकि फ्यूचर मैं मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट में काम किया, और तो उस टाइम मैं उसको बहुत ही कम लो रेट करती थी, तो उसमें मुझे बहुत ही मौका मिला अलग अलग जगह पे गाँव में विलेजेस में जाने का, तो वहाँ पे लोगों से ओल्ड लोग जो थे उनसे इंटरेक्ट करने का। तो पता चला कई चीज़ें तो रीज़न स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने बताया कि हाइट के लोग बिच्छू गुट्टी खाते हैं क्योंकि उसका बॉडी पे दवाई इफेक्ट होता है, और उन लोगों की ये डिमांड है कि उनकी बॉडी वार्म रहे तो सर्वाइव हो। और वैसे भी आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में जिन लोगों को जो बीमारियाँ लगती हैं उसका इलाज उसकी वनस्पति में ही होता है। तो अब जैसे वहाँ के लिए तो बिच्छू गुट्टी एक मेडिसिन है कि वो खाएंगे तो उनकी बॉडी ध्यान रहेगी। तो मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया कि ये वाला आइडिया भी थोड़ा हिली रीजन है, पर जैसे मंडी आपको पता है जो बिल्कुल प्लेन एरिया के वहाँ पे इतनी ठंड तो नहीं पड़ती है, तो उनके लिए वो प्लांट बेकार है। तो इट्स लाइक दैट कि हर एक एरिया के लोगों की एक पर्टिकुलर उनकी हैबिट है खाने खाने की, उनका ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है प्लांट्स को रिट्रीट करने का। तो जब आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये प्लांट यहाँ पे खाया जाता है तो दूसरी लोकेलिटी में नहीं खाया जाता। जैसे मैं जिसका आपको प्लांट बताती हूँ, अपोंशिया कैक्टस जिसको बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पे जो लगाइए देखो माइट दर्शकों ने भी देखा होगा, जो ये बिल्कुल कैक्टस है ये, और इसकी दो स्पीशीज होती हैं, एक में बहुत प्रोमिनेंट होती है और इसकी में दूसरे नहीं आती। तो मैंने ये भी देखा कि कुछ कम्युनिटी के लोग जैसे पोल्ट्री के लोग प्लांट को खाते हैं, मंडी के लोग बिल्कुल इसको नहीं खाते। और मैंने देखा फॉरेन कंट्रीज वेरी कॉमन, बड़े बड़े होटलों में ये सर्व किया जाता है, पर आप लोकल कम्युनिटी से पूछेंगे तो उनके लिए ये एक हार्मफुल प्लांट है। और इसकी जो फूड्स हैं दे आर स्पेशली रिकमेंडेड फॉर द कंसल्टेशन। एंड अगर आप इसका न्यूट्रिएंट्स को ट्राई देखें इसमें ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो स्टिल हमारे लोगों की ये सीजनलेस पर कुछ कम्युनिटी ऐसी है, स्पेशली जो आई थिंक इकोनॉमिकली पुअर जो कंट्री रहता है कम्युनिटीज़ में, क्योंकि एक टाइम था जैसे हम देखते हैं अपना हमारा कल्चर, तो जो जमीन तबके के लोग उनको खाना नहीं मिलता था, सोर्सेज कम थे, तो वो सर्च करते थे लोकेलिटी में कि वो क्या आपको दे सकते हैं। तो आप अगर इन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी साउंड नॉलेज, तो उनको इतना नॉलेज इतना होता है इस चीज़ का। तो जब मेरा जो काम करने का तरीका है, आई कम्युनिकेट विद सो मेनी पीपल, जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी अब मंडी कॉलेज में मैं टीच करती हूँ, तो वहाँ पे एक क्लास में 100+ स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब वो देखते हैं मुझे काम करते हैं तो कम टेंशन जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो खुद ऐड ऑन करते हैं, वो अपनी एरिया का बताते हैं, जिसके हाउस होती है कि मैम हमारे यहाँ ये किया जाता है। तो ये तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोकल कम्युनिटी। तो सर इसी पे मेरा अगला प्रश्न था आपसे कि जैसे कि आज बहुत से हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे, आपकी बातें सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पे उन्हें भी ये उत्सुकता होगी कि उनके आसपास के किन पौधों को खाया जा सकता है या किन पौधों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो वो इस सब के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं?
जो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी, तो उसमें ये था कि दूसरा मैं लिटरेचर रिव्यू करती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि डेंडिलान होता है, उसको एज अ टी ले सकते हैं, इट्स वेरी यूजफुल फॉर कैंसर ऑल्सो। तो मैंने जब उस पर सर्च किया तो मैंने देखा जो फॉरेन कंट्रीज हैं इसमें इस लीफ को नो डाउट वो विटामिन टेस्ट होती है, दे टेक इट एज अ सैलेड। और जैसे हम देखें कि बाहर की जो कंट्रीज होती हैं दे टेक देयर फूड एज अ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उनको टेस्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं उनका चरवा होगा तब भी वो खाएंगे। बट वी इंडियन हमारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने थोड़ा सा टेंडियन पे और वर्क किया, तो मैंने ये देखा कि कैसे हम इस टेंडियन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसकी टेंडियन के वैसे उसकी लीव्स पे मैंने कुछ कचरू जिसको चिल्ला टाइप कुछ बोलते हैं तो वैसे बनाया। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, तो आजकल वैसे तो यूट्यूब है और मुझे लगता है बाबा रामदेव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो है बाल शूटिंग का भी एक आता है, टीवी शो आता है, जिनको संस्कार में आता है, तो वो भी बहुत से प्लांट्स के बारे में बताते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन ले सकते हैं। और मैंने खुद भी इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो 3 बुक्स जो मैं 3 वैसे 6 बुक्स हैं मेरी टोटल। तो ये फर्स्ट बुक है जो मैंने और चिरंजीव सर ने हमने IIT के साथ IIT में इसको पब्लिश किया था। तो इसमें 33 प्लांट डिविजन है विद ऑल दोज रेसिपीज। पर ये है कि IIT ने इसको सेलिंग के लिए नहीं रखा है, तो ये नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड हो गया इसमें। फिर इसके बेस पे ये तो पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ है। ये जो 2 बुक्स हैं दे आर इलस्ट्रेटेड होंगी, तो ये सिर्फ गाँव के लोगों के लिए लिखी है कि वो इसके फोटोग्राफ देखें। इन बुक्स में फोटोग्राफ हैं और उनके टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है कि वो कब मिलेंगे और कितनी हाइट तक वो मिलेंगे। और उनके इसमें तो ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ वो है तो मतलब पिक्चर फॉर्म है। यस। फिर मैं PhD के साथ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ वाइल्ड फूड प्लांट्स। तो उन्होंने जब इस बुक को देखा तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप गाँव के लोगों के लिए किताब लिखें, हिंदी में लिखें। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, ये वाली बुक प्लांट्स पूरे 100 प्लांट्स इसमें हैं जो बहुत कॉमन है हमारे आसपास, तो मैंने वही प्लांट इसमें नहीं है। तो इसमें थोड़ा और मैंने ऐड किया, इसमें न्यूट्रिएंट्स मैंने मेंशन किए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये किन बीमारियों के लिए यूज़फुल होगा। और तीसरी चीज़ मैंने जो रेसिपीज जितनी भी इस बुक में आपको दिखेंगी वो मैंने खुद बना के खाई है, टेस्ट की है। क्योंकि जब लोग वाइल्ड फूड को एज अ मेडिसिन लेना चाहते हैं दे हैव सम फियर कि उनको कुछ हो ना जाए। तो फिर मैं ये बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि ये सब रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, खुद खाई हैं और मैंने पूरा लिटरेचर स्टडी करके और पूरे इसके देख के कि उनकी डोज कितनी लेनी है उस हिसाब से मैंने उनको कैटेगराइज किया है। और वो रेसिपीज़ भी वैसे ही हैं, जैसे अगर आप देखेंगे चटनी होगी तो मीन्स की यूज़ फूड सप्लीमेंट, या फिर चिल्ला में होगा तो यूज़ फूड सप्लीमेंट, और अगर वेजिटेबल होगी तो यू कैन टेक इट विदाउट फियर। स्टिल पर मैंने देखा कि अब कई लोगों को तो बैलेंस से भी प्रॉब्लम होती है, तो जब भी हम वाइल्ड फूड ट्राई करें तो मेरा यही सजेशन होगा व्यूअर्स के लिए कि पहले वो कम क्वान्टिटी में लें, फिर देखिए हाउ देयर बॉडी रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लांट और उसके बाद फिर रिसर्च। डॉक्टर साहब जैसे आपने आज हमें बहुत सी जानकारी हमें इसके बारे में दी कि कौन कौन से प्लांट खाए जा सकते हैं, किस तरह से लिए जा सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि आप जब पढ़ाते हैं कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को आप इसकी जानकारी देते हैं, तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि क्या बाहर की कम्युनिटी या मतलब जो कॉलेज नहीं पहुँच रहे आम लोग, जो आम जनता आपके आसपास रहती है या हमारे प्रदेश में, क्या इनके लिए भी कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं जिससे कि उन्हें इसके बारे में अवेयर किया जाए, या इस तरह का कोई सेमिनार या किसी तरह की कॉन्फ्रेंस या लोगों के बीच में जाके आप किसी तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले? यस सर, इट्स माई कोर कंसर्न। मैं ये मानती हूँ कि अगर जितनी भी लेडीज़ हैं उनको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि खाना मैक्सिमम लेडीज़ बनाती हैं, तो उनको नॉलेज होगा तो वो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, बच्चे भी और बुजुर्ग भी। तो जब मेरे को DST से प्रोजेक्ट का सेलेक्शन हुआ था, उसमें एक कंपोनेंट था रूरल प्रॉस्पेरिटी और लाइवलीहुड प्रमोशन। तो फिर मैंने ये शुरुआत की कि मैं जाके इवन उसमें इतना फंड नहीं था कि आप ऑर्गेनाइज करें, वर्कशॉप करें या कुछ, इतना कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ ये वो था उसमें प्रोविज़न। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी की थी कि क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट में भी काम किया था तो मुझे बहुत अच्छे से पता था हाउ टू इंटरेक्ट विद द विलेज कम्युनिटी।
तो और मेरी एज अ टीचर की और एज अ ह्यूमन बीइंग भी मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो मेरे लिए वो बहुत मीठा सेशन होता था। मैं कोई अपने जान का जो भी लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, तो मैं उनसे बोलती थी कि इस गांव में कोई महिला मंडल है या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी मीटिंग कब होती है, क्योंकि तब उनको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा लेडीज़ को, क्योंकि आजकल गाँव में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ना कोई ऑफिसर उनसे मिलने आ रहा होता है, तो अगर आप बोलेंगे ना कि जी ऐसा प्रोग्राम है, दे विल नॉट कम। तो मैंने ये चूज़ किया, जब वो खुद से वॉलेंटरी मिलती हैं एक दिन में, महीने में, तो उस दिन आप चले जाओ। मैं उनके पास जाती थी, अपना इंट्रोडक्शन देती थी और बताती थी कि मैं आपको कुछ प्लान्स के बारे में बताऊंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, मेरी वीडियोस भी बहुत पड़ी हैं यूट्यूब चैनल में, मतलब 2-2 घंटा मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी और उनको इतना इंटरेस्ट आता था कि ये प्लांट्स उनके आसपास लगे हैं और उनको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आप कैसे करते हैं ये काम, तो उन लोगों से मुझे बहुत नॉलेज मिलता था और वो चीज़ भी बहुत यहाँ डॉक्यूमेंट करने में हेल्पफुल हुई। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ये जो नॉलेजेबल लोग हैं ना, ये दिन प्रतिदिन ये नॉलेज घट रहा है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन तो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। तो उस दौरान जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, तो इतना नॉलेज जो मैं उनको देती थी, उनसे ज़्यादा मुझे उनसे मिलता था। और उसी दौरान मेरे को कुछ नए प्लांट्स भी वहाँ दिखते थे, जिन पे मैं और वर्कआउट करती थी। तो मुझे लगता है आज तक मैंने गाँव-गाँव जाके मोर देन 50 मैंने इंट्रैक्शंस की होंगी और कई इंट्रैक्शन में तो 100+ लेडीज होती थी। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय का अभाव है, आपने आज बहुत सी जानकारी हमें दी। निश्चित तौर पे आपके पास बहुत सी और जानकारी होगी जो आप हमें देना चाहेंगे। भविष्य में हम आपके साथ फिर से प्रोग्राम करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।